दलाल स्ट्रीट पूरी तरह से लाल हो चुकी है। पैनिक का हाल देखिए, बाजार 20 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 350 पॉइंट टूटा। मई 2014 के बाद सेंसेक्स का ये सबसे निचला स्तर है और निफ्टी भी कारोबार के दौरान 7350 के नीचे लुढ़क गया। लेकिन सबसे बुरा हाल था मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का। पूरी तरह यहां मारकाट मची और ये 52 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 17 महीने के निचले स्तर पर आज लुढ़क गया। आपको बता दें, यहां पर एफआईआईज की भारी बिकवाली के चलते हमने गिरावट देखी है। साथ ही अगर बात करें तो कच्चे तेल में कमजोरी जो लगातार बरकरार है, उसकी वजह से भी इक्विटी बाजार में हमने दबाव देखा। लेकिन ग्लोबल बाजारों में जिस तरह की अनिश्चितता चल रही है, उसका भी असर हमारे बाजारों पर पड़ा है और जिस तरह से हमने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई है, ट्रेडर्स लगातार इसे बिकवाली कर रहे हैं। चलिए, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मयूरेश, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे बाजार की, जहां पर आज हमने बुरी तरह से गिरावट का एक और सेशन देखा है। हफ्ते की साफ तौर से अच्छी शुरुआत नहीं हो रही है, लेकिन अब भी आपको लगता है कि बाजार अपने अहम लेवल तोड़ते जाएगा? इवनिंग कविता जी, क्लियरली आई थिंक मार्केट्स की सॉफ्टनेस शायद बरकरार और कंटिन्यू रह सकती है और मुख्य कारण आई थिंक ग्लोबल क्यूज हैं। लार्जली आई थिंक अगर आप देखें तो आई थिंक जो चाइनीज डेटा पॉइंट्स और कल जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे चाइना से, पॉइंट डाउन कर रहे हैं कि एक स्लो डाउन चाइना में बहुत इमिनेंट है। उसके व्यतिरिक्त अगर हम क्रूड की कीमतें देखें तो लगातार फिसलती जा रही है। तो क्लियरली आई थिंक ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल ग्रोथ के संकेत बढ़ने के आई थिंक जिस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग ओवरहांग। डोमेस्टिकली आई थिंक बार बार आई थिंक आई बीन रिपीटिंग दिस सेम पॉइंट कि अर्निंग्स और केपेक्स रिवाइवल दोनों लग नहीं रहा है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो मार्केट्स ने कुछ हद तक आई थिंक ये जेस्टेट कर लिया है और कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स एटलीस्ट ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट बजट के क्यूज की राह देख रहा है। तो क्लियरली सारे ये फैक्टर्स एक एक ओवरहैंग से बने रहेंगे। इमर्जिंग करेंसीज का क्या होता है और उसका रिपल इफेक्ट रूपी पे क्या आता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। तो क्लियरली आई थिंक मार्केट्स की सॉफ्टनेस प्रॉब्ली आई थिंक कंटिन्यू रह सकती है एंड वॉलेटिलिटी इज प्रॉब्ली हियर टू स्टे। देखा, आज मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल सबसे ज्यादा बुरा था, तो इसके जो निवेशक और ट्रेडर्स हैं वो खासे घबराए होंगे। ऐसे में क्या सलाह आप देना चाहेंगे मयूरेश? आई थिंक आई ऑलवेज मेंटेन कि काफ़ी मिड कैप स्टॉक्स अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आई थिंक नहीं चल रहे हैं एंड देयर प्राइस हैज एक्सीडेड अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस। क्लियरली आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी था पहले भी और अभी भी वैसे ही है। आई थिंक काफ़ी स्टॉक्स जो हाई बीटा हम देखते हैं आई थिंक दे हैव क्रैश्ड सिग्निफिकेंटली लास्ट 2 से 3 हफ्तों में। इसलिए आई थिंक स्पेसिफिकली इन द मिड एंड स्मॉल कैप यूनिवर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखें और बार बार मैं कहते आ रहा हूँ ओवर द पास्ट few weeks एक स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। क्लियरली आपको एक इम्पैक्ट कॉस्ट और मार्केट वॉलेटिलिटी दोनों से आई थिंक कुछ सहारा मिल सकता है विद दिस स्ट्रैटेजी। चलिए, तो आपको लगता है कि यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनाने में ही समझदारी है। फिलहाल बाजार में गिरावट का रुझान बरकरार रह सकता है, लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि आज के बाद निफ्टी में आपको कल क्या रणनीति अपनानी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मानस जायसवाल के मुताबिक बिकवाली की रणनीति आती हुई, जहाँ पर टारगेट होगा 7250 का और 7425 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे बने रहेंगे। उसके बाद नीरव वखारिया के मुताबिक भी बिकवाली की रणनीति आती हुई, जहाँ पर 7270 के टारगेट के लिए आप 7410 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली की रणनीति बनाएंगे। उसके आगे आशुतोष सरना के मुताबिक भी बिकवाली की रणनीति आती हुई 7310 का आपका टारगेट होगा, जबकि 7390 जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। तो क्लियरली यहाँ पर गिरावट को ध्यान में रखते हुए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने भी आपको निफ्टी में कल के लिए बिकवाली की ही रणनीति सुझाई है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज आए नतीजों की। विप्रो के बाद आज नतीजे आए एशियन पेंट्स के और एशियन पेंट्स के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 368 करोड़ से बढ़कर 463 करोड़ रहा है। वहीं आय की बात करें तो इसमें भी हमने बढ़त दर्ज होते हुए देखी है। कंपनी की आय भी 3653 करोड़ से बढ़कर 4160 करोड़ पर पहुंच गई है। वहीं एबिटा की बात की जाए तो 584 करोड़ से बढ़कर ये सीधे 801 करोड़ पर पहुंच गई है। मार्जिन में भी हमने देखा है कि बढ़त हुई है। मार्जिन भी 16% से बढ़कर यहां पर 19.2% रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि माइंडट्री की बात करें तो यहाँ पर एक बोनस का ऐलान किया गया है और जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो लगभग 151 करोड़ का आया है। और डॉलर आय की बात करें तो ये 18.4 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है और अनुमान के इनलाइन ही है ऑलमोस्ट। और अगर हम आय की बात करें तो ये अनुमान से थोड़ा सा ज़्यादा 1215 के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट की ओर। मयूरेश, सबसे पहले एशियन पेंट्स के नतीजों पर आपकी क्या राय होगी और अब किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए?
नहीं, क्लियरली आई थिंक लास्ट क्वार्टर और ये क्वार्टर में हम देखें तो आई थिंक सारे पैरामीटर्स पे एशियन पेंट्स ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। टॉप लाइन ग्रोथ उम्मीद से बेहतर थी, बॉटम लाइन ग्रोथ मोर और लेस इन लाइन विद एस्टिमेट्स, और इबिटा मार्जिन आई थिंक हैज एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस। जो 17.5 और 18% के बीच में एक रेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं बेहतर आए। इसका मुख्य कारण यही है कि क्रूड प्राइसेस और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के प्राइसेस जैसे गिरी है उसका एक क्लियर फायदा एशियन पेंट्स को दिख रहा है। क्लियरली आई थिंक डेकोरेटिव सेगमेंट में जैसे लास्ट क्वार्टर में मैंने देखा कि डिस्टेम्पर जो लोअर एंड था उसके वजह से थोड़ा प्रभाव आया था इन टर्म्स ऑफ हाउ द मार्जिन्स पैन्ड आउट। ये टाइम पे उम्मीद यही है कि विद द न्यू प्लांट एक्सपेक्टेड टू कम अप, expectations of repainting plus GDP going at a decent pace in the next 2 years, Asian Paints can be a key beneficiary. Evaluation से एक headwind बनता है, but clearly I think जो investors lower level पे hold करते हैं बिल्कुल hold करना चाहिए। चलिए, तो एशियन पेंट्स में आपको बने रहने की ही सलाह दी जा रही है। लेकिन मयूरेश, यहाँ पे हमने देखा कि विप्रो के तो मिले जुले नतीजे रहे, लेकिन माइंडट्री को लेकर आपकी क्या कॉल होगी? नहीं, क्लियरली मैंने ऑलवेज मेंटेन किया है कि अगर आईटी कंपनी देखनी है तो टॉप कंपनीज को देखना चाहिए, लेकिन मिड कैप में आई थिंक माइंडट्री इज वन कंपनी दैट ऑलवेज हैड बिलीव ऑन। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रॉब्ली आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो गए हैं, अराउंड 16.5 टाइम्स, बट क्लियरली आई थिंक थर्ड क्वार्टर इज सपोज टू बी वन ऑफ द वीकेस्ट क्वार्टर्स फॉर माइंडट्री, और इन्होंने इनका जो डिजिटल का एक एग्जीबिशन है आई थिंक दे हैव डन इट प्रीटी वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक द काइंड ऑफ अट्रीशंस दैट दे आर प्रॉब्ली डूइंग, जो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी ली है आफ्टर देयर एक्विजिशंस, दैट इज गोइंग इन द राइट मैनर, एंड अगेन आई थिंक EBIT मार्जिन्स द कंपनी शुड बी एबल टू मेंटेन ओवर द 15% मार्क। तो क्लियरली आई थिंक मिड कैप कंपनियों से माइंडट्री इज समथिंग दैट आई कंटिन्यू लाइकिंग। तो इन्वेस्टर्स एज एन एशियन पेंट्स अगर लोअर लेवल्स पे माइंडट्री होल्ड करते हैं बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। तो माइंडट्री में भी आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है। और कुछ नतीजे जो आज आए हैं आपको बता दें, रैलीज इंडिया का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 26 करोड़ से घटकर 20 करोड़ पर आया है। वहीं अगर आय की बात करें तो 387 करोड़ से घटकर ये पहुंच गई है 310 करोड़ के आसपास। एबिटा में भी हमने देखा है कि कमी दिखाई दी है, ये भी 50 करोड़ से घटकर 35 करोड़ पर आ गया है। मार्जिन की बात करें तो 13% से घटकर मार्जिन जो है 11.3% पे पहुंच गया है। भारत बिजली के भी नतीजे आए हैं जहां पर 401 करोड़ के घाटे के मुकाबले 9 करोड़ का मुनाफा यहां पर दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आय की बात करें तो 170 करोड़ से बढ़कर आय 205 करोड़ के आसपास आ गई है। लेकिन अब बात करते हैं उन नतीजों की जिन पर बाजार की नजर रहेगी। बाजार की नजर रिलायंस के नतीजों पर कल रहेगी। कल RIL के तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे और बाजार को शानदार नतीजों की उम्मीद है। हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिलायंस के नतीजों पर बात करने के लिए। तो नीरज जी बताएं कि आपका अनुमान क्या कहता है, रिलायंस क्या बाजार को खुश कर पाएगा? बेहद शानदार नतीजे पेश करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तीसरी तिमाही या दिसंबर तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं, जो दूसरी तिमाही के उन्होंने रिकॉर्ड रिजल्ट पेश किए थे उससे भी बेहतर होंगे। रिजल्ट क्यों बेहतर होंगे, इसको लीड करेगा रिफाइनिंग बिजनेस, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड की कीमतें गिरी उससे बहुत ज़्यादा मार्जिन एक्सपेंड हो रही है। अनुमान है हमारा कि जो मुनाफा होगा वो तीसरी तिमाही में वो 6,950 करोड़ रुपए होगा, जबकि दूसरी तिमाही में 6,561 करोड़ था। यानी दूसरी तिमाही के मुकाबले मुनाफा कहीं ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि GRM जो है, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है, उसमें अब तक की रिकॉर्ड बढ़त होगी जो $12 के आसपास हो रही है। ये बढ़त पिछली जो दूसरी तिमाही का रिकॉर्ड GRM था उससे भी ज़्यादा है और सिंगापुर के बेंचमार्क से $4 के से ज़्यादा की बढ़त है। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड रिजल्ट्स होंगे और अब तक के सबसे बेहतरीन नतीजे रिलायंस पेश करेगी। और जिस तरीके से 28% EBIT बढ़ने वाला है GRM के कारण, वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। पेटकेम बिजनेस में हल्का सा गिरावट है, लेकिन वो चूंकि रिफाइनिंग इतना ज़्यादा बढ़िया बिजनेस कर रहा है कि वो गिरावट आप रिजल्ट पे असर करती हुई नहीं दिखेगी। तो दूसरी तिमाही के मुकाबले जो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड था, तीसरी तिमाही के नतीजे रिलायंस के बेहद शानदार होंगे। GRM बढ़ता हुआ दिखेगा, रिफाइनिंग बढ़ती हुई दिखेगी और प्रॉफिट भी शानदार बढ़ता हुआ दिखेगा। उम्मीद तो इसी की है। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए नीरज। तो मयूरेश, क्या आप भी सहमत हैं नीरज के एनालिसिस से, और आपका क्या अनुमान है, क्या बाजार को वाकई पिछली तिमाही के मुकाबले खुश कर पाएगा रिलायंस के नतीजे? क्लियरली आई थिंक मार्केट की एक्सपेक्टेशन हर क्वार्टर आई थिंक बढ़ती जा रही है रिलायंस को लेके, एंड स्पेसिफिकली अगर हम कोर बिजनेसेस की बात करें जो उनका पेटकेम और रिफाइनिंग है, तो येस आई थिंक एक्सपेक्टिंग द रिफाइनिंग बिजनेस टू डू एक्सट्रीमली वेल। GRM 11.5 और 12.5 के रेंज के बीच में आने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि द ड्रैग फॉर द एंटायर कंसोलिडेटेड बिजनेस कैन बी द शेल बिजनेस, बट क्लियरली बहुत छोटा कंपोनेंट है और वो लैग इफेक्ट के साथ ही आता है ऑफ अ क्वार्टर। रिटेल बिजनेस इज डूइंग वेल, पेटकेम में कहीं ना कहीं दबाव दिखने मिलेगा, लेकिन आप
ये समझें कि अगले 1 से 1.5 साल में जो स्टोरी अनफोल्ड होगी, स्पेसिफिकली विद न्यू कैपेसिटीज कमिंग थ्रू, वो पेटको गैसिफिकेशन प्लांट हो या उनके नया कमीशनिंग प्लांट ऑन द पीटीए साइड, मुझे लगता है FY17 के जो अर्निंग्स आएंगे वो इससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो क्लियरली आई थिंक एक बेस इफेक्ट पे आई थिंक हर क्वार्टर बीट करना रिलायंस को थोड़ा मुश्किल हो सकता है GRMs, बट वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग GRMs टू कम एट हायर लेवल्स। कंसोलिडेटेड पे हम देखेंगे तो जितना केपेक्स रिलायंस ने किया है कोर एंड नॉन कोर बिजनेस विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स टेलीकॉम, मुझे लगता है आई थिंक इट्स एट द एंड ऑफ देयर केपेक्स साइकिल, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो ROEs कॉम्प्रेस हुई थी, वंस ऑल दीज बिजनेसेस एंड प्लांट कमीशनिंग स्टार्ट हैपनिंग, आई थिंक कंसोलिडेटेड ROE के भी एक अच्छा उछाल देखने मिलेगा। तो क्लियरली आई थिंक एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक व्यू हम रिलायंस पे पहले भी रख रहे थे। आई थिंक वी स्टिल कंटिन्यूइंग दिस स्टांस ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर पीरियड। तो यहाँ पर बाजार को बेहतर नतीजों का ही अनुमान है और उम्मीद भी है, लेकिन आपको बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि कल किन किन मुद्दों पर नजर रहेगी। सबसे पहले टाटा मोटर्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग पर नजर रहेगी बाजार की, और रिस्ट्रक्चरिंग के तहत 450 करोड़ के NCDs का बायबैक किया जाएगा। साथ ही यहां पर CCI की मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, और जॉनसन एंड जॉनसन के साथ ब्रांड खरीदने के लिए मंजूरी यहां पर शसुन फार्मा स्ट्राइड्स शसुन को मिलती हुई नजर आएगी। और अभी भले ही बाजार की हालत पस्त हो, लेकिन अगर आपका नज़रिया थोड़ा लंबा है तो कई शेयर हैं जहां आप खरीदारी कर सकते हैं, आपको अच्छे मौके मिलेंगे। कौन से हैं वो सेक्टर्स और शेयर जो आने वाले वक्त में हिट रहेंगे और आपको कमा के देंगे दुगना मुनाफा, आइए सुनते हैं। PSU बैंक जैसे आपको नाम का, और वो भी दिग्गज बैंक, स्टेट बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, NBCC एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो PSU है वो बहुत बुलिश है, माइंड ट्री, टाटा एलेक्सी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैं आपको काफ़ी नाम ले सकता हूँ। HUL के नंबर बेटर थे जो एक्सपेक्टेड थे। सो एक फियर साइकोसिस और अपॉर्चुनिटी टू बाय। साथ में मैं ऑटोज में बोलना चाहूँगा, टाटा मोटर एंड अशोक लीलैंड, ये वंस इन अ 2 ईयर अपॉर्चुनिटी है जो आपको इन शेयरों में इतनी करेक्शन मिल रही है लेने के लिए। 7 पे कमीशन, OROP और प्लस जनधन के जो बेनिफिट्स हैं, ये अराउंड 7 लाख डायरेक्ट बेनिफिट है टू इंडियन कंज्यूमर्स, और इसका एक मल्टीप्लायर होता है 1.7-1.9 टाइम जो इकोनॉमी और पर्सनल इनकम में आता है। ये जो पूरी मनीज़ हैं ये पूरे यूज होंगे कंजम्पशन में। तो इसमें कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म के आप महिंद्रा हॉलीडेज़ ले लो, कॉक्स एंड किंग्स ले लो, इंडियन होटल्स ले लो, या आप एजुकेशन में छोटी कंपनियों हैं जैसे करियर पॉइंट, MT एजुकेयर, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपको अभी फ़िलहाल वोल्टास काफ़ी करेक्ट हो चुका है, और क्रॉम्पटन गिव्स प्री डीमर्जर। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो स्ट्रक्चरल हैं और वैल्यूएशन में अभी अट्रैक्टिव हैं, आपको अवेलेबल हैं। चलिए अब स्टॉक टॉक में वक्त हो गया है आज के वैल्यू पिक का। मयूरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूरेश, बताएं कि आज आप कौन से शेयर पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं? कविता जी, जो शेयर मैंने आज चुना है उसका नाम है गैब्रियल इंडिया। ऑटो कंपोनेंट है, ऑटो एंसिलरी बनाती है, फोक्स शिफ्ट फोक्स बनाती है, शॉक अब्जॉर्बर्स बनाती है, और क्लियरली अगर आप देखें तो इसका जो बिजनेस मिक्स है 51% रेवेन्यूज 2 व्हीलर से आती है इनकी, 27% रेवेन्यूज PV सेगमेंट से आती है, 13% रेवेन्यू CV सेगमेंट से आती है, 9% रेवेन्यू 3 व्हीलर से आती है। अगर हम एक क्लासिफिकेशन करें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स मार्केट और आफ्टर मार्केट की, तो OEM का उसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, अराउंड 83% अगर हम रिप्लेसमेंट मार्केट की बात करें तो 13% पे है, और एक्सपोर्ट्स का 3% पे है। नाउ क्लियरली अगर हम 2 व्हीलर्स की बात करें जो एक मेन बिजनेस सेगमेंट है इनके लिए, इनके जो 3 मेन क्लाइंट्स हैं, होंडा मोटरसाइकिल, TVS मोटर्स और आइशर मोटर्स, आई थिंक तीनों सेगमेंट्स में आई थिंक ये अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक्सपेंशन काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है, जिसकी वजह से हम जो वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद करते हैं that can be much better. जहाँ तक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी रही 2 व्हीलर से स्पेसिफिकली, द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन अर्निंग्स कैगर ऑफ 7%, बट दिस विल आउटबीट द इंडस्ट्री एट अराउंड 10%। जहाँ तक PV सेगमेंट का सवाल रहा, कहाँ ना कहाँ आई थिंक M&M का जो अंडर परफॉर्मेंस था उसके वजह से दिक्कतें इनकी वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस दोनों पे पड़ी, बट क्लियरली आई थिंक जैसे नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करी M&M, एंड अगेन आई थिंक इट इज फोरिंग इनटू डिफरेंट OEM मैन्युफैक्चरर्स, फोर्ड हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, तो वहाँ पे क्लियर कट बेनिफिशियरी इंपैक्ट बॉटम लाइन पे देखने मिल सकता है। वी आर सीरियसली
एक्सपेक्टिंग अराउंड 10-12% इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ टू कम थ्रू। जहाँ तक सीवी सेगमेंट का सवाल रहा, हमें लगता है बिकॉज ऑफ बेटर फ्रेट अवेलेबिलिटी अर्निंग्स ग्रोथ 15% के बेहतर ही रह सकते हैं अगले 2 सालों में। जहाँ तक आफ्टर मार्केट्स और रिप्लेसमेंट मार्केट का सवाल रहा, आई थिंक आफ्टर मार्केट्स हैव बीन गोइंग एक्सीडिंगली वेल फॉर गेब्रियल, 18% से ग्रो हो रहे हैं और हमारी व्यू में 15% टच होनी चाहिए। वैल्यूएशन के तौर पे अगर हम बात करें तो इट इज ट्रेडिंग एट अ वेरी डिसेंट वैल्यूएशन ऑफ 13.8 टाइम्स। मुझे लगता है आई थिंक द कंपनी कैन ट्रेड एट हायर मल्टीपल्स ऑफ 16.5 टाइम्स FY18 के बेसिस पे। तो क्लियरली डिक्लाइंस पे देख सकते हैं आप स्टॉक को विद अ टारगेट ऑफ 105। 105 के टारगेट के लिए आप खरीदारी की रणनीति दे रहे हैं, लगभग 1 साल का नजरिया। रुकते फिलहाल एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लेंगे दर्शकों के सवाल। बने रहे हमारे साथ। स्टॉक टॉक में शुरुआत करते हैं फटाफट सवालों के सिलसिले के साथ, और हमें सबसे पहला सवाल लेते हैं ओमकार यहाँ पर दीपक कुमार का, जिन्होंने ओमकार केमिकल्स में पैसे लगाए हुए हैं और लगभग 250 शेयर लिए हैं 188 के रेट पर। तो मयूरेश, फिलहाल तो ये थोड़े से मुनाफे में है, लेकिन और कितना रुकना चाहिए? कंपनी आई थिंक इज गोइंग थ्रू द राइट स्ट्रैटेजी, और हालांकि हम एज अ डिस्क्लेमर कवर नहीं करते। आई थिंक द कंपनी इज ट्राई टू गेट थ्रू देयर कैपेसिटी एक्सपेंशन, और जैसे इनके FCCB के आई थिंक रीपेमेंट्स होंगे, आई थिंक नंबर्स कैन बी क्वाइट पॉजिटिव। हाउएवर आई थिंक देयर इज नो डिस्क्लेमर ऑन दिस स्टॉक, इसलिए व्यू देना थोड़ा मुश्किल हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर कंपनी के फिलहाल फंडामेंटल्स काफ़ी ठीक लग रहे हैं, लेकिन अगला सवाल लेते हैं भुवनेश्वर से पंकज का, जिन्हें टाटा मोटर्स DVR खरीदना है और साथ ही CCL में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं 334 के भाव पे, जिसमें घाटा हो रहा है। सबसे पहले टाटा मोटर्स DVR क्या फिलहाल के लेवल्स पर लेना चाहिए, जिस तरह की चिंताएं हम देख रहे हैं ग्लोबली बनी हुई हैं? Clearly, I think Tata Motors DVR, I think is going through a correction, क्योंकि I think जो चाइनीज मार्केट्स हैं वो स्लो डाउन हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स हैव लिस्टेड दैट फैक्ट। अगर हम हमारे अनुमान भी लगाएं तो यू हैव प्रॉब्ली टेकन अ सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द चाइनीज मार्केट, बट एक्स चाइनीज मार्केट है, इनके जो प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में, आई थिंक काफ़ी अच्छी तरह से आई थिंक सेल्स इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक हर एक डिक्लाइन पे अगर स्टैगर्ड वे में थोड़े थोड़े ये अक्यूमुलेट करते जाएं शेयर को ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 months और होल्ड करें अगले 18 महीनों के लिए, आरटी के FY17 नंबर्स टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स DVR जो एक कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन देता है टाटा मोटर्स के परफॉर्मेंस को, आई थिंक इट कैन रिफ्लेक्ट बेटर अर्निंग्स इन FY17। CCL लिया है इन्होंने 334 के लेवल पर। नहीं, क्लियरली आई थिंक मेरे अनुमान से आई थिंक द कंपनी वाज ओवर वैल्यूड, होल्डिंग कंपनी थी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जस्टिफिकेशन थी नहीं, एंड आई हैव रीइटरेटेड दिस पॉइंट IPO के टाइम पे भी। नाउ ही हैज नो अदर चॉइस बट प्रॉब्ली टू होल्ड ऑन टू दिस कंपनी। सारंगपुर से अभिनव वर्मा का सवाल लेते हैं। SBI लिया हुआ है इन्होंने 294 के भाव पे, और जस्ट डायल भी लिया हुआ है 1410 के लेवल पर। तो फिलहाल जिस तरह से हमने देखा है कि PSU बैंकों की या पूरे बैंकिंग क्षेत्र की कमर टूटी है बाजार की गिरावट के चलते ही, 294 के लेवल्स लिए हैं, घाटा हो रहा है, इन्हें क्या करना चाहिए? Clearly, I think within the PSU space, State Bank is one bank that we are probably liking. और again, I think जो एक कार्नेज देखा है हमने बैंकिंग पैक में, ये शायद कंटिन्यू रह सकता है अगले 2 क्वार्टर तक, क्योंकि सॉफ्टनेस इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी कैन क्लियरली प्ले आउट ऑन बैलेंस शीट्स। हाउएवर मुझे लगता है आई थिंक SBI एक क्वालिटेटिव फ्रेंचाइज है, कैपिटल एडिक्वेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कासा रेशियो काफ़ी तगड़ा है इनका, निम्स भी अच्छे खासे पोस्ट करते हैं और वैल्यूएशन भी बहुत महंगे नहीं है। तो और अगर ये डिक्लाइन होता है स्टॉक तो ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 months अगर एक स्टैगर्ड वे में अगर एवरेज करते हैं प्रॉब्ली अराउंड दीज लेवल्स और विद द स्टॉक डिक्लाइंस ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 months और फिर होल्ड करते हैं अगले 2 साल के लिए, मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी रणनीति होगी। जस्ट डायल 1410 नहीं, क्लियरली आई थिंक वैल्यूएशंस 1410 पे काफ़ी महंगे थे, तो आई थिंक वी आर स्टिल मेंटेनिंग अ न्यूट्रल व्यू ऑन दैट स्टॉक। चलिए, तो ये सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ मयूरेश समय निकालकर तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। थैंक यू सो मच। और स्टॉक टॉक में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।